You are now unmuted. पर्सनैलिटी कहाँ थे? अच्छा, ट्रेड्स पे थे। ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्लीज कीप क्वाइट, लेट मी स्टार्ट द क्लास। This is B.Ed Haryana first year class, paper number 1 is going on with me, and I think so unit number 2 is continuing. Unit number 2 हम लोग कर रहे हैं बेटा। So जहाँ हमने वैल्यूज़ डेवलपमेंट पर डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, वैल्यू डेवलपमेंट, और पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में 117 और हिंदी मीडियम में 207 पेज नंबर, यहीं से करना है ना हमने वैल्यूज़। जहाँ हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि वैल्यूज़ होती क्या हैं एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द नॉर्म्स, किया था ना लास्ट क्लास में डिस्कस, याद है? अच्छा, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। You are not audible. मेरे ख्याल से यामिनी, नाउ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ऑडिबल हूँ मैं? उसके बाद ही तो है वैल्यू जस्ट। कैट, टैट, एपरसेप्शन, ये सब हमने कर लिया था ना, थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में 177, तो मैं 177 ही बोला है, 117 बोला है। अच्छा, आई एम सॉरी, 177 पेज नंबर, वैल्यूज एंड देयर डेवलपमेंट। सो हमने इस पर इंट्रोडक्शन दे दिया था ऑलरेडी। वैल्यूज यानी मूल्य, और बताया था मैंने आपको कि हर कोई किसी ना किसी चीज़ को जो है इम्पॉर्टेंट मानता है, कंसीडर करता है, औरों से ज़्यादा जिसको पाने की इच्छा रखता है, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू उसके लिए यूनिक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, और अगर हम बोलते हैं ग्रुप की वैल्यूज़ को एक साथ बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्म्स, जिसे हर कोई फॉलो करता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, यहीं तक कर लिया था ना डिटेल में। बेटा डोर क्लोज कर दो, एसी ऑन करवाना है। देखो अगर पता हो तो एसी वगैरह का बोलते हैं, एक मिनट, एसी वगैरह ऑन करने के लिए। अच्छा हो गया, ऑन हो गया। एमसी ऑन करना है, ये वो ऑन ही ऊपर ही है वैसे तो। हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। डोर क्लोज कर दो बेटा। सो आगे देखो, वैल्यू डेवलपमेंट। वैल्यू डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जिन वैल्यूज़ को हमने लर्न किया, अब उन्हें और ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करना, तो उसे हम बोलते हैं वैल्यूज़ डेवलपमेंट। जब हम उसे अपने बिहेवियर में ले आते हैं, जब हम उसके आधार पर अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, तो ये एक तरह से क्या हो जाता है? वैल्यूज़ डेवलपमेंट। जिन मूल्यों को सीखा, अब उन पर चलने का समय आ गया, दैट इज़ कॉल्ड एज वैल्यूज़ डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ ना दो चीज़ें हैं, एक वैल्यू डेवलपमेंट और एक वैल्यू चेंज है। सो वैल्यू डेवलपमेंट में तो हम उसी पक्ष पर या उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैल्यू चेंज का मतलब क्या होता है? जहाँ हम उस आधार को ही बदल देते हैं। जिस आधार पर हम पहले काम कर रहे थे, अब उस आधार को चेंज करके हम किसी दूसरे आधार को पिक कर लेते हैं। सो उसे बोलते हैं वैल्यू चेंज। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो देखो इधर वैल्यू डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले
इंग्लिश मीडियम में 178 और हिंदी मीडियम में 208। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ मिल गया सबको। एनीथिंग यूजफुल फॉर अ पर्सन बिकम वैल्यूएबल फॉर हिम, ये तो वैल्यूज़ ही हो गए, यहाँ तक तो वैल्यू ही हो गया। जो भी चीज़ आप चाहते हो, जिस भी चीज़ को आप समझते हो कि ये बहुत अच्छी है, इसकी मुझे इच्छा है पाने की, दैट ऑल इज़ कॉल्ड एज वैल्यूएबल फॉर यू। वो हर चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। सो एनीथिंग यूजफुल फॉर अ पर्सन मे बी हार्मफुल फॉर द अदर। लेकिन वैल्यूज़ क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक होती है तो हमेशा उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि जो एक के लिए अच्छा हो वो दूसरे के लिए भी अच्छा हो। सो जो एक के लिए अच्छा हो सकता है वो दूसरे के लिए अच्छा ना हो, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 5 लोगों को ही मिलनी है, तो वो 5 लोग हर कोई होना चाहता है, ठीक है। तो वो एक के लिए जिसको नहीं मिलेगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा, जिसको मिल जाएगा उसके लिए अच्छा हो जाएगा ये। सो हैंस फ्रॉम द फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सम आइडिया। व्यूज़ का हमेशा संबंध आपके किसी आइडिया के साथ होता है, डिज़ायरेबल आइडिया के साथ होता है, विच यू वांट टू अचीव, ठीक है। जिसको आप किसी मूल्य के साथ कंसीडर करते हो, जिसको आप कोई मूल्य देते हो, जिसकी आप एक तरह से रेस्पेक्ट फील करते हो जिसके लिए, कि हाँ ये चीज़ को इसकी ये इम्पोर्टेंस है, इसी की वजह से हम इसे वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यूज़ अकर बाय डायरेक्ट लर्निंग एंड रिकॉग्निशन, ये 2 वर्ड्स आ गए। अब हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ की। सो डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ का मतलब मूल्यों का विकास करना, और जो किसकी वजह से संभव हो पाता है, बाय डायरेक्ट लर्निंग, यानी जितना ज़्यादा आप चीज़ों के संपर्क में आते हो, जितना ज़्यादा चीज़ों को सीखते हो, उतना ही उनका डेवलपमेंट होता है। सो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए लर्निंग ज़रूरी है। सो यहाँ वही बात बताई जा रही है कि अगर आप जितना ज़्यादा लर्न करते हो, जितना ज़्यादा पहचान को बनाते हो, उतना ही ज़्यादा आपका वैल्यूज़ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड लर्न थ्रू ट्रेनिंग अवेलेबल एट होम, स्कूल, by imitating the culturally accepted values of that social group from the parents and teachers with which they establish their identity। क्योंकि वो नॉर्म्स हो जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे परिवार में उन नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है और स्कूल में फॉलो किया जा रहा है, पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी, एवरीवन इज़ फॉलोइंग। तो हमें भी लगता है कि हमें इम्पॉर्टेंट बनना है, हमें अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी है, हमें किसी पॉइंट पर आकर एस्टैब्लिश होना है। तो उसके लिए हम भी वही कोशिशें करते हैं, हम बड़ों को देखते हैं, इमिटेट करते हैं, उस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमारे अंदर भी वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं। इन सब से, ट्रेनिंग से और इमिटेशन से हमारे अंदर भी वो वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। द वैल्यूज़ लर्न फ्रॉम द वेरियस एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। आप किस हद तक आपका डेवलपमेंट होगा वैल्यूज़ का, या ऐसा कह सकते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग या वैल्यू डेवलपमेंट अच्छा होगा या नहीं होगा, वो किस पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट बताया इन्होंने, जैसे इंटेलेक्चुअल लेवल। सो आपको सबको पता है इंटेलेक्चुअल लेवल का मतलब क्या हो जाता है कि हर एक की बुद्धि अपनी अपनी क्षमता अलग अलग होती है, चीज़ों को समझने की, परसीव करने की। सो उसके हिसाब से ही वैल्यूज़ डेवलप होती है। हर व्यक्ति जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानता है उस चीज़ की वैल्यू वो डेवलप कर लेता है, और जिसे इम्पोर्टेंट नहीं मानता उसकी वैल्यू को भी वो डेवलप नहीं करता। बंद कर दो बेटा, डोर क्लोज कर दो, यहीं बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। नेक्स्ट आ गया था सोशल प्रेशर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट सम वैल्यूज़। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिनके लिए आपके ऊपर सोशल प्रेशर होता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट, यू कैन नॉट रिवॉल्ट, आप उसे यू कैन नॉट ब्रेक। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर आपको सोसाइटी में रहना है तो आप उन वैल्यूज़ को तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो दिस इज़ अगेन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। फिर वो चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, बट वो डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, द मेथड बाय विच दीज वैल्यूज़ आर प्रेजेंटेड, वो तरीका कि किस तरह से वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की गई है। जैसे लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से, ओनली बाय लेक्चर लिसनिंग से, मतलब कई सारे तरीके हैं जिससे कोई चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की जाती है। सो किस तरह से आप उस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो या सिर्फ आपने उसको किताबों में देखा है, ये बड़ा फ़र्क होता है दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। जिसने किताबों में पढ़ा है सिर्फ, वो उतना एक्वेंट नहीं होगा, उतना डेवलपमेंट नहीं होगा जितना उसका होगा जो उस वैल्यूज़ के साथ पला बड़ा है। इज़ इट ओके? तो ये चीज़ इन द रिलेशनशिप ऑफ द लर्नर विद द पर्सन हुज वैल्यूज़ आर प्रेजेंटेड टू द लर्नर फॉर लर्निंग।
ये जो रिलेशनशिप होता है ये भी वैल्यूएबल हो जाता है जिस व्यक्ति से आपको वो वैल्यूज़ मिली होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन द फैमिलीज वेयर मॉरल वैल्यूज इज लो एंड द materialism is a strong person has different values than those individuals of the family where strict moral values are insisted. दो तरह की वैल्यूज़ हो सकती है, एक वो जो हमेशा मॉरल्स बेस्ड होते हैं, मॉरलिटी बेस्ड लोग होते हैं जिनके जीवन में सही और गलत मूल्यवान होता है, लेकिन एक वो भी लोग होते हैं जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं जिनके लिए कमाना, अच्छी चीज़ें होना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब ये वैल्यूएबल है। तो कहते हैं कि दोनों परिवारों के जो बच्चे होंगे ना उनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग होती हैं। इज इट ओके? द चाइल्ड लर्न्स द वैल्यूज रिलेटेड टू द फैमिली पैटर्न, कॉपरेशन एक्सेट्रा। बच्चे परिवारों में और भी कई वैल्यू सीखते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ कॉपरेट कैसे करना है, एक दूसरे के साथ जो है मिलकर कैसे रहना है, कॉपरेशन किस चिड़िया का नाम है, फैमिली पैटर्न्स कौन से हैं जो हमें फॉलो करने हैं अपने इस परिवार के सदस्य के रूप में। ये सब चीज़ें हमें वैल्यूज़ डेवलपमेंट में ही कवर अप होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद द टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो अफेक्ट द लर्न्ड वैल्यूज़। हमारे अपने अध्यापकों के साथ संबंध, हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस, ये सब चीज़ें भी जो है कहीं ना कहीं वैल्यू डेवलपमेंट के ऊपर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब वैल्यू चेंज भी इसी पॉइंट से आकर होती हैं, क्योंकि हमारे लाइफ लॉन्ग पढ़ाने वाले टीचर्स चेंज होते हैं, हमारा सर्कल चेंज होता है, हमारे फ्रेंड्स पहले कोई और थे, अब कोई और है, मे बी आगे कोई और होंगे, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ अलग लोग होंगे, उनके साथ हमें कुछ और वैल्यूज़ सीखने को मिलेंगी। सो ये सब जो कारक हैं, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो सर्कल जिसमें हम रहते हैं लोगों के साथ, ये ग्रुप ऑफ पीपल ही हमें वैल्यूज़ चेंज करने के लिए जो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो अब हम वैल्यू चेंज पे, पहले वैल्यू डेवलपमेंट समझ आ गया सब लोगों को, अब वैल्यू चेंज की बात करते हैं। सो एज द चाइल्ड ग्रोन अप ही कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द पीपल फ्रॉम अदर कल्चर, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। ये वही लाइन लिखी गई है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा संपर्क अलग अलग लोगों से होता है। बेटा बंद कर दो, बंद। हमारा संपर्क अलग अलग लोगों से होता है, हमारे दायरे बढ़ते चले आते हैं, अलग अलग कल्चर्स को हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह की लिविंग है, यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज़ हैं, तो हमारे ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। जब हम वहाँ पर, जैसे हम कहते हैं ना, जिस जगह जाते हैं, जिस जगह रहने लग जाते हैं, तो वहाँ के कल्चर को हम खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं। थोड़े दिनों में वो चेंज हमारे ऊपर नज़र आने लग जाता है। तो पहले हम कुछ और तरह से बिहेव करते थे, लेकिन अब हमारी वैल्यूज़, कहते हैं बॉम्बे में जो रहते हैं उनकी वैल्यूज़ अलग हैं और दिल्ली में जो रहते हैं उनकी वैल्यूज़ अलग है। सो ये भी, अब अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ में भी क्या होगा, चेंज आने लग जाएगा। तो चेंज मतलब आप कोई वैल्यू को छोड़ रहे हो और उसके स्थान पर कोई वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। और डेवलपमेंट में छोड़ना नहीं आता, वहाँ उसी को और ज़्यादा मतलब बूस्ट अप करना आ जाता है। इज इट ओके? दोनों का डिफरेंस समझ आया? कम इन। In the adulthood, the young age values start losing their significance, such as mannerism, affection, relationship, etc. are appreciated in adolescence, but during middle childhood the situation changes. वही बताया एग्जाम्पल से भी, बचपन में बच्चे की वैल्यूज़ अलग चीज़ों को लेकर होती है, एडोलेसेंट में अलग होती है और बीच वाले पीरियड में अलग होती है। तो ये भी क्या है, वैल्यूज़ में चेंज होना। एक बच्चे की वैल्यूज़ में और एक बड़े की वैल्यूज़ में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। एक छोटा बच्चा टॉय के लिए रोता है, लेकिन एक बड़ा बच्चा हो सकता है वो काम के लिए रोता हो या किसी और चीज़ के लिए, उसके लिए प्रेफरेंस कुछ और हो, तो वो जिस चीज़ को वो वैल्यू देता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। नाउ वैल्यूज़, इन्होंने आगे और भी बताया, एज द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन रैपिडली चेंजेस, वैल्यूज़ ऑल्सो चेंज विद सेम रैपिडिटी। इवन इन्होंने कहा है कि जो मूल्यों में परिवर्तन है वो व्यक्तित्व में परिवर्तन के साथ उतना ही चेंजेबल है जितना हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी डायनामिक है ना। हमने पढ़ा था पर्सनालिटी इज़ अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये पढ़ा था, ऑलपोर्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वहाँ हमने डायनामिक पढ़ा कि कभी भी हम एक जैसे नहीं रहते। तो जब हम एक जैसे नहीं होते तो हमारी वैल्यूज़ कैसे एक जैसी हो सकती हैं, उनमें भी परिवर्तन उतना ही तेज़ी से आते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
अब ये एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ हमारे वैल्यूज चेंज होते हैं? जैसे वर्क, काम की जगह जहाँ आप काम करते हो, वर्क प्लेस, वहाँ पर वैल्यूज बहुत चेंज होती हैं। दूसरा आपका रिलीजन, धर्म को लेकर मूल्य परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। अलग अलग धर्मों में कई बार हम अपने वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, कई बार तो लोग इसके चक्कर में धर्म ही बदल लेते हैं वैल्यूज़, क्योंकि उन्हें वहाँ की पसंद आ जाती हैं, वो चीज़ उनकी अच्छी लगने लग जाती है, जिसकी वजह से हम अपना धर्म ही चेंज कर लेते हैं। सो ये भी एक एरिया है इसका। और हो सकता है न्यू एंड डिफरेंट, ऑलवेज वी वांट समथिंग न्यू सिचुएशंस। और जैसे कहते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या थी, जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं कि अगर एक फीमेल के देखो साड़ी पहन के रहना, घर में रहना, चार दीवारी में रहना, बट नाउ दिस इज़, अब हम क्या है, मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है। सो सबका वियरिंग स्टाइल चेंज हो गया, ये बेसिक वैल्यूज़ चेंज हो गई। और भी कारण है कि अब पहले घर में रहते थे लेकिन अभी जो है वो जॉब करने लगी, ये भी एक चेंज है। सो हम जैसे जैसे किसी और मॉडर्न कल्चर, समथिंग न्यू, इनोवेशंस, या जो लगता है कि हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे भले के लिए है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो एक ये भी एरिया हो सकता है, समथिंग फॉर न्यू, समथिंग फॉर इनोवेशन, वी वांट टू चेंज आवर वैल्यूज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा यूज़ ऑफ मनी। मनी क्या होता है और उसका प्रयोग क्या होता है? मनी मतलब जिससे आप अपनी ज़रूरत की हर आवश्यकता की चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन क्योंकि आवश्यकताएं बदलती हैं इसलिए उसका यूज़ चेंज होता है, इसकी वजह से वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। एक छोटे बच्चे के लिए 10 रुपये 20 रुपये की जो वैल्यू है वो उसका मे बी कोई टॉय खरीदना, मेरा बेटा तो शाम को रोज़ बोलेगा 10 रुपये दे दो, गन्ने का जूस पीना है। ये अभी उसके लिए यहाँ तक लिमिटेशन है ना। लेकिन फिर क्या होगा, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें काम करना है, पैसे और ज़्यादा आने चाहिए क्योंकि हमारे पास घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तो वहाँ वैल्यूज़ फिर चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं जो यूज़ ऑफ मनी है ना, एक्चुअली मनी इज़ द बेसिक एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीवन। आज के एरा में जहाँ हम रहते हैं, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हम पार्ट हैं, वहाँ पर मनी के बिना हम सोच नहीं सकते। तो एक छोटे बच्चे को भी पता है कि मनी के बिना काम नहीं हो सकता, तो वहाँ पर उसका यूज़ अलग है बेशक, और बड़ों का यूज़ अलग है, तो उस बिहाफ पर चेंज ऑफ वैल्यूज़ भी अलग अलग हो जाते हैं। इज़ इट ओके? मतलब वैल्यूज़ अलग अलग हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ वैल्यूज़। इज़ इट क्लियर? तो दीज आर द एरियाज़ जो वैल्यूज़ चेंज करने के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये देखो, यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब आगे अगला क्वेश्चन आया था बेटा, छात्रों को मूल्य शिक्षा प्रदान करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? आगे कॉन्टिन्यूटी में ही है, व्हाट मेथड शुड बी अडॉप्टेड बाय द टीचर टू डेवलप सोशल वैल्यूज़ इन द चिल्ड्रन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल वैल्यू? सामाजिक मूल्यों का मतलब क्या होता है? सामाजिक मूल्यों का मतलब होता है जिस समाज का हम हिस्सा हैं उस समाज में रहने के लिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना विच इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी। हमें हमेशा फॉर द वेलफेयर, फॉर द कॉपरेशन, मतलब जो जिससे भला समाज के हित के लिए, समाज के भले के लिए जो हो, हमें उस तरह की वैल्यूज़ को एडॉप्ट करना है, जैसे लॉयल्टी, कॉपरेशन, और इसके अलावा अपने ब्रदरहुड की फीलिंग हो गया, तो या पेशेंस क्वालिटी हो गई, तो या आपका जो है दूसरों के साथ सिंपैथेटिक एटीट्यूड हो गया, या ट्रूथफुलनेस हो गई। ये सब वैल्यूज़ जो हम कहेंगे सोशल वैल्यूज़ हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं हमें अब एक दूसरे के साथ उस तरह का सोशल रिलेशन मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या मेथड्स हैं टीचर्स के पास जिनसे वो बच्चों में सोशल वैल्यूज़ इस तरह की डेवलप कर सकते हैं। सो पहला आ जाता है, देयर शुड बी क्लियर कट थिंकिंग अबाउट द वैल्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड what are those values which can develop social qualities among the children। हमें पहले तो पता ही हो कि वो वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी, वो मूल्य कौन कौन से हैं जो बच्चे में इस तरह के सोशल क्वालिटीज़ को, सामाजिक गुणों को विकसित कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बहुत सारे नाम लिए, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो आपको क्या डेवलप करना है, आपको क्या डेवलप करना है, आप उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ नीड कि हम जो है उनके लिए हमारी एक क्लियर कट होनी चाहिए थॉट। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा सेकंड पॉइंट,
रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, हमेशा जो सोशल वैल्यूज़ है ना, हमेशा से वो कनेक्टेड रही हैं हमारी मॉरलिटी के साथ, सही और गलत के साथ, हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ कहते हैं। क्योंकि रिलीजियस जब हम मंदिर में जाते हैं उस समय हमारे अंदर, हमारे मन में कोई भी गलत भाव नहीं होता, कम से कम उस समय तो नहीं होता। हम थोड़ी देर के लिए तो कहते हैं, हर कोई सोच लेता है यार चलो मंदिर में आए हैं, कम से कम यहाँ तो गलत भावनाएं बाहर ही रख दे, इतना तो हर कोई सोच लेता है ना। तो जितना ज़्यादा हमारे अंदर उस तरह के रिलीजियस वैल्यूज़ होंगे, जितना ज़्यादा मोरालिटी होगी, मोरालिटी मतलब एबिलिटी ऑफ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उतना ही बच्चों में सोशल वैल्यूज़ एडअप की जा सकती हैं। तो बच्चों को उस तरह की सिचुएशंस देना, सही और गलत के लिए अलग अलग उनके सामने प्रेजेंटेशंस, जैसे मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए हमने कॉलबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी। उन्होंने किस किस तरह से जो है बच्चों में मॉरलिटी डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट करी, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, वो सब ऑल रिलेटेड टू कि हम मॉरल वैल्यूज़ कैसे बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, उन्हें सही ज्ञान। क्योंकि हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि जन्म के समय ना तो बच्चा मॉरल होता है ना तो वो इमोरल होता है। ये मॉरलिटी उसको समाज के संपर्क में रहने से, उस एनवायरनमेंट में रहने से उसके अंदर वो चीज़ डेवलप होती है। और इनिशियली बच्चा पनिशमेंट, ऑर्डर, इस आधार पर चीज़ों को सही और गलत मानता है। बाद में उनकी एक अपनी अपनी लिस्ट फ्रेम हो जाती है कि ये सही कामों की लिस्ट है और ये गलत कामों की लिस्ट है। और बाद में फिर वो सब्जेक्टिव व्यू उसका बन जाता है कि यस, क्योंकि ये दूसरों के भले के लिए है तो इसलिए ये काम। तो कभी कभी हम जो है ना दूसरे के भले के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। सो ये चीज़ हम समझ जाते हैं उस लेवल पर आकर। तो ये सब मॉरल वैल्यूज़ हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप जितना ज़्यादा बच्चे को रिलीजियस एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन के साथ कनेक्ट रखते हो, टाइम टू टाइम स्टोरी सुनाकर, बच्चों को पार्टिसिपेशंस करा के, इस तरह की अदर एक्टिविटीज़ करा के, उतना ज़्यादा बच्चे जो हैं सोशल वैल्यूज़ को अपने अंदर एडप्ट कर पाते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट आया था क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ न्यू। और जब एक माइंड होगा तो वो अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करेगा, बट अगर 10 माइंड होंगे तो वो एक एरोप्लेन भी बना सकते हैं। मतलब अपनी एक अलग उनकी जो काम होगा वो एक यूनिक वर्क नज़र आएगा। तो यहाँ टीचर बच्चों को टीम वर्क, टीम स्पिरिट के साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज साथ साथ करने के लिए दे सकते हैं, जिससे भी बच्चों में जैसे कॉपरेशन टुवर्ड्स द ग्रुप, लॉयल्टी टुवर्ड्स द ग्रुप, इवन कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, इस तरह की वैल्यूज़ भी जो है वो उनके अंदर सोशल क्वालिटी जो इस समाज में रहने के लिए जिन्हें इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, वो सब चीज़ें बच्चों में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, सो ये हो गया बेटा हमारा। और इसके अलावा अरेंजमेंट फॉर होल्डिंग सेमिनार्स, यानी कि कुछ सेमिनार्स जहाँ पर आप अपने व्यूज़ रखो, बच्चों को अपने व्यूज़ रखने का मौका दो, तो आप जान पाओगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस ट्रैक पर है, उस ट्रैक को कहाँ से चेंज करने की ज़रूरत है। सो ये सब चीज़ें भी हम इस तरह के छोटे छोटे सेमिनार्स रख के, एजुकेशन स्प्रेड करके, नए नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करके, राय जानकर, और हम वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? समझ आ गया? सो दीज आर द 4 बेसिक व्यूज़ जो इन्होंने दिए हुए हैं। सो ये एक क्वेश्चन हो गया आज। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो हमने वैल्यू डेवलपमेंट और वैल्यू चेंज पर टॉपिक पर डिस्कस किया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो हमने आज का करना है, दैट इज़ द गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, हॉवर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम है। और जैसे इन्होंने आइंजेंग के प्रिंसिपल पर काम किया है, तो उन्होंने क्या बोला था, आइंजेंग ने बोला था कि अगर एक मछली की कैलिबर को पेड़ पर चढ़ने से आप कंपेयर करते हो तो फिर तो मछली को कुछ नहीं आता है ना। आप उसको पानी में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हैं तो उससे हम उसकी कैलिबर को मे बी शायद जान सकें, लेकिन पेड़ पर चढ़ने से मछली की कैलिबर को नहीं किया जा सकता। ठीक है, इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता। डोर सो इन्होंने इस आधार पर कहा कि हर व्यक्ति में इंटेलिजेंस होती है
और इंटेलिजेंस के जो है ना अलग अलग क्या, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात इन्होंने बोली है। तो उन्होंने बोला है कि हर व्यक्ति में इंटेलिजेंस जो होती है वो मल्टीपल्स में होती है। मल्टीपल मतलब हर काम के लिए एक अलग बुद्धि की आवश्यकता है, ऐसा कह सकते हो। इन्होंने कहा कभी भी बुद्धि एक पार्ट नहीं होती, एक खंड नहीं होती, एक जनरल एबिलिटी नहीं होती जिसकी वजह से आप अपने सारे काम करते हो। अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए उस तरह की बुद्धि की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब बुद्धि डिविजन्स में होती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत सब बुद्धियों का कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन कोई कम होती है और कोई ज़्यादा क्वांटम में होती है। तो जैसे हो सकता है कि किसी को भाषा पर महारत हासिल हो, लेकिन किसी को मैथमेटिक्स अच्छा आता हो, किसी के अंदर म्यूज़िक की एबिलिटी हो, किसी को कुछ और आप कह सकते हो स्पेशियल एबिलिटी अच्छी हो। मतलब इन्होंने कई सारी एबिलिटीज़ को इन्होंने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया है। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब हाँ ये हो सकता है कि कोई कम कोई ज़्यादा, बट हर एक के पास बुद्धि मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पार्ट्स। ठीक है, सो हर काम को करने के लिए एक अलग बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसी की वजह से इनकी थ्योरी का नाम क्या है बेटा? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। अब इनकी जो थ्योरी है ना, इसके लिए एक नेमोनिक जो मैं सबको बताती हूँ याद करने के लिए, वो कौन सा है? इसका नेमोनिक, वो जैसे नेमोनिक का मतलब होता है जैसे कुछ याद करने के लिए एक सिंबल शॉर्ट है ना। सो इसके लिए मैं बच्चों को जो बताती हूँ ना ऐसे याद कर लेना बेटा। किल मीन्स, किल मीन्स, ठीक है, किल मीन्स। किल मीन्स से हम इस पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को हम यहाँ लर्न रख सकते हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं बीच में से। ठीक है, सो ये जो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं किल मीन्स के थ्रू हम बात करेंगे। तो किल मीन्स में के बॉडीली, इसका मेन नाम है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के आई इंटरपर्सनल, एक तरफ लिख देंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, डबल एल, डबल एल था ना किल में, एक तरफ आएगा लॉजिकल मैथमेटिकल और एक तरफ लिंग्विस्टिक, एक तरफ लिंग्विस्टिक एक तरफ लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी। ठीक है, सो ये 4 हो गए और किल वर्ड पूरा हो गया हमारा। अब मीन्स, एम म्यूजिकल, आई, एक आई में इंटरपर्सनल लिख देते हो तो एक आई में इंट्रा लिख दोगे। ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, एन नेचुरलिस्टिक और एस स्पेशियल। अब इन्होंने सीक्वेंस आगे पीछे करके दिया हुआ है बट दैट्स नॉट मैटर्स, मैटर करता है कि हमें सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए और कुछ निकले ना, छूटे ना। तो मेरे ख्याल से नाम समझ में आ गए सब लोगों को। ये सारे इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसके अंदर ये इंटेलिजेंस को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जैसे पैटर्न आपकी बुक के हिसाब से ही ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ है तो पहले ऐसे लिंग्विस्टिक दिया हुआ है। तो यस बेटा, बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक और स्पेशियल इंटेलिजेंस। नाम क्लियर हो गए? ठीक है, अब देखो जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये लिंग्विस्टिक में ये वाला थर्ड वाला जो है ना, सो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हो गया? भाषा से संबंधित। तो जिन लोगों के पास इस प्रकार की बुद्धि होती है उन्हें भाषा का प्रयोग करना बहुत अच्छा आता है। भाषा मतलब कहाँ पर किस सिचुएशन में मेरे को कौन से शब्द यूज़ करने हैं। एक तरह से वर्ड्स, वोकैबुलरी, लैंग्वेज मास्टरी इन लोगों के पास बहुत अच्छी होती है। भाषा को बड़े सजा कर बोलना, उसमें इडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करना, वो सब इन लोगों को बहुत अच्छा आता है। और इसके एग्जाम्पल होंगे राइटर्स, टीचर्स, पोएट, फिलोसोफर्स, ये सब
इसके एग्जाम्पल है। सो समझ में आ गया लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल नाम से ही क्लियर होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, लॉजिकल एबिलिटी। तो जिन लोगों के पास इस प्रकार की योग्यता होती है वे गणित में उनके साथ उनकी मतलब जो इंटीमेसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। बेसिक कैलकुलेशंस वे लोग बहुत अच्छी कर सकते हैं, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बेसिक ऑपरेशंस। और क्लास में अगर ऐसे बच्चों को बिठाया हुआ हो तो मैथ्स का क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, और ऐसे बच्चे को मैथ्स करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हाँ जी, हाँ जी, नहीं हाँ, सबके लिए बताया जा रहा है, ठीक है, सबके लिए बताया जा रहा है कि मैथमेटिकल मतलब मैथ्स से रिलेटेड हो गया बस। तो जिन लोगों के पास मैथमेटिकल, वो छोटा बच्चा नहीं है, सबके लिए है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एज की बात नहीं हो रही, ठीक है। सो इट्स कॉमन फॉर ऑल कि उनके पास मैथमेटिकल है। तभी तो हम कह रहे हैं कि वो व्यक्ति बड़ा होकर क्या बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा, सीए करेगा। सो वो बच्चा थोड़ी है, बड़े होने के बाद बना। सो जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती है उनको इस तरह के वर्क्स अच्छे लगते हैं करने, वो इस तरह के कामों में बहुत अपनी एक प्रोफेशनल मास्टरी बहुत आसानी से ले पाता है। उसे ये लगता ही नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसे लगता है कि ये मेरी लाइफ का पार्ट है, वो उससे सेपरेट नहीं हो सकते। तो उनके पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इनके पास होती है, ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड। अब अगला आपकी बुक में कौन सा दिया हुआ है, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ये जो हमने लास्ट में लिखा है। स्पेशियल का मतलब समझते हो बेटा, डायरेक्शन बेस्ड। स्पेशल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बेस्ड इंटेलिजेंस। जिन लोगों के पास स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, मतलब एक तरह से उनके पास डायरेक्शन को लेकर एक समझ होती है। जैसे अगर ऐसे लोगों को मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, कुछ डायरेक्शंस हो गई, कहीं पे सिंबल्स हो गए, साइंस हो गए, ये बड़ी जल्दी समझ लेते हैं उनको। ऐसे लोगों को अगर आप जंगल में छोड़ दो तो ये डायरेक्शन के बेस पे आसानी से बाहर निकल जाएगा। नाविक, नाव चलाने वाला, उसके पास स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। एरोप्लेन पायलट जो होते हैं उनके पास बहुत अच्छी होती है ये वाली इंटेलिजेंस। तो इंजीनियर्स के पास भी अच्छी होती है। सो जो भी आप जगह को लेकर कुछ भी ऐसा, या जैसे इवन पेंटर के पास भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी जो रियल आपकी साइज़ है या जो भी है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, वो उसको एक छोटी सी फ़ोटो में बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में ऐसे लगता है ना कि फ़ोटो में से हम बाहर निकल जाएंगे। वो कितना एग्जैक्ट प्रोपोर्शन बनाते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे को ऊपर नीचे नहीं लगती। तो जितना अच्छा पेंटर होता है, मतलब उसकी जो स्पेशल कैपेबिलिटी है दैट इज़ वेरी वेरी गुड, जिसकी वजह से ही हम उसे बोलते हैं कि ये एक अच्छा पेंटर है। पेंटर मतलब एक तो इमेजिनेशन अच्छी है और दूसरा स्पेशल एबिलिटी बहुत अच्छी है उसमें, तभी हम उसे पेंटर कहते हैं। तो ये एबिलिटीज़ के साथ जो लोग होते हैं तो उनको स्पेशल इंटेलिजेंस उनकी अच्छी होती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति में सब कुछ अच्छा हो, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी में कोई चीज़ कम होती है। इज़ इट क्लियर? आगे नेक्स्ट आ जाता है इसी में बेटा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब म्यूजिकल तो आप सभी नाम से ही समझ सकते हैं। जिन लोगों के पास इस प्रकार की बुद्धि होती है, इस प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, वे लोग जो है म्यूज़िक में उनका मतलब जो हाथ होता है वो बहुत ही रिदमिक होता है। मतलब म्यूज़िक में वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो उनको नोट्स हो गए, रिदम हो गया, टोन्स हो गए, और मतलब सॉन्ग्स हो गए, और मतलब कंपोजिशन हो गया, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना हो गया, इन सब में उनकी एक अपनी ही इंटेलिजेंस होती है। बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा अपने आप को उस फील्ड में सक्सेसफुली जाते हैं। तो ऐसे लोग म्यूजिशियन बनते हैं, या सिंगर बन सकते हैं, या वो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं प्ले, वो बन सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर म्यूज़िकल एबिलिटी से रिलेटेड जो जिनके पास होती है इंटेलिजेंस, वो इन फील्ड्स में बहुत अच्छे से आगे जा पाते हैं। फिर अगला आ जाता है बेटा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक का मतलब होता है एक तरह से गति संवेदी। गति संवेदी का मतलब होता है जिनके पास अपनी बॉडी को कंट्रोल करना जिन्हें बहुत अच्छा आता है, जिन्हें एक स्पेसिफिक मूव अगर दिया जाए तो स्पेसिफिक मूव को वो बहुत अच्छा प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि ऐसा किस में होता है, डांस में होता है ना, क्लासिकल डांस में होता है।
प्लीज़ वेट, मैं बता देती हूँ बेटा एक बार। हिंदी मीडियम में पेज नंबर दोनों में प्लीज़ वेट। हिंदी मीडियम में पेज नंबर 213, इंग्लिश मीडियम में 182। ठीक है। गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने बात करी है 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। चलो नो टॉकिंग, कंटिन्यू कर रहे हैं आगे बेटा। सो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब जहाँ पर उन्हें कोई भी मूव जो है, मतलब इनको ना लर्निंग बाय डूइंग, ऐसे कह लो कि कोऑर्डिनेशन से क्रियाओं को करके सीखना इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। कोई भी चीज़ इन्हें समझाई जाए ना, तो किसी काम को ना करके सिखाओ तो ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं। जैसे इनको पर्टिकुलर मूव्स किस किस चीज़ में होते हैं, जैसे डांस में होते हैं और जिम्नास्टिक्स उसमें होता है। ड्राइवर का भी इवन ये काम होता है, ड्राइवर को सारा दिन एक ही पोस्चर जो करके और जो है ना गाड़ी को ड्राइव करना होता है। तो और इसके अलावा इंजीनियर जो सर्जन होते हैं, सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं ना, उनके पास भी कौन सी इंटेलिजेंस बोली गई है? काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोली गई है। ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। समझ आ गया? अब देखो थोड़ा सा इसको पढ़ देती हूँ मैं। ये लोग जो है ना संपूर्ण शरीर या उसके किसी एक अंग से मतलब अपनी पेशीय कौशलता की योग्यता दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ये पूरी बॉडी का यूज़ करके या पार्ट ऑफ बॉडी का यूज़ करके जो है अपनी एक तरह से मसल कंट्रोल अपने यहाँ जो है ना उसकी कैपेबिलिटी को वो फोकस करते हैं कि उनका मस्कुलर कंट्रोल है, वो किसी भी काम को पूरे कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। जैसे डांस में कोई एक पर्टिकुलर मूव करना है तो वो उसे बहुत ही नीटनेस के साथ प्रेजेंट कर पाएंगे क्योंकि उनके पास काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। इंट्रा होता है टू सी इन विद इन और इंटर होता है एक व्यक्ति का दूसरे के साथ रिलेशन। जब हम बात करते हैं इंट्रा की तो इसका मतलब है एक व्यक्ति जिसको अपने स्ट्रेंथ्स अपने वीकनेसेस बहुत अच्छे से पता हों और वो मतलब जिनको ये चीज़ पता है ना तो उसे ये पता है कि मुझे काम कैसे करना है, ये काम मेरे लिए सही है, ये काम मेरे लिए सही नहीं है। ऐसे लोग ना अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हैं। उन्हें पता है कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर पाऊँगा और ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं बना। तो ऐसे लोग अपने लिए डिसीजन बहुत अच्छा ले पाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जिन लोगों के पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? सन्यासी जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं वे लोग इसी में आते हैं। साइकाइट्रिस्ट वो भी इसी में आ जाएगा क्योंकि पहले अपने आप को टू सी इन विद इन, पहले अपने आप को देखो तभी तो तुम दूसरे को स्टडी कर सकते हो, तभी तो तुम दूसरों को देख सकते हो। तो ऐसे लोग जो पहले अपने आप को स्वयं की सेल्फ नॉलेज होती है तभी वे दूसरों को भी जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इंट्रापर्सनल में। और इंटरपर्सनल में क्या आ जाता है आपका? डोर बेटा डोर क्लोज करना। और इंटरपर्सनल में क्या आ जाता है आपका? दूसरों के साथ रिलेशंस। जैसे सेल्समैन आए दिन हम लोगों के घरों में आते हैं चीज़ें बेचने के लिए, बट हम सबसे तो नहीं सामान ले लेते, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आ ही जाता है जो इतना अच्छा उसमें बोलने का कौशल होता है जिसमें ना दूसरे के ब्रेन को अपने अनुसार चेंज करने की एबिलिटी होती है। तो वो हमें कोई सामान बेचने आएगा ना तो यकीन मानो आप उससे वो चीज़ ले लेते हैं क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट करता है कि हमें वो यूनिक लगता है। हमें उसके द्वारा जो मतलब हम जो पैसे देते हैं हमें वो ख़राब नहीं लगता, वेस्टेज नहीं लगता। हम एक सूट खरीदने जाते हैं 10 दुकानों पर जाते हैं और अवेलेबल भी हो जाती है कई जगह कई अच्छी चीज़ें। मॉनेटरी फैक्टर तो होता ही है लेकिन बात करने का स्टाइल भी मैटर करता है कि हम हर नेक्स्ट टाइम के लिए उस दुकान को फिक्स कर लेते हैं कि आज चाहे नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, बट आपका जो स्टाइल है प्रेजेंटेशन, कस्टमर्स को डील करने का, हैंडल करने का, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो उनके पास कौन सी इंटेलिजेंस होती है? इंटरपर्सनल। एक टीचर के पास भी ये इंटेलिजेंस होती है क्योंकि उन्हें इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। टू मेंटेन रिलेशंस विद अदर्स और इवन समाज में सक्सेस अटेन करने के लिए आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी कंपनी में काम करेंगे, सोशल रिलेशंस तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। सो वहाँ सब जगह पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत काम आती है। ठीक है।
जब हम अपनी शक्तियों, अपनी कमज़ोरियों के ज्ञान की बात करते हैं, अपने आप के साथ अपनी इंटरेक्शंस को समझते हैं, तो ये इंट्रापर्सनल हो गया। और जब हम दूसरे के एम्स, दूसरे के बिहेवियर्स, दूसरे की फीलिंग्स को करेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं, तो सेल्समैन का यही तो काम होता है। सामने वाले को वो देख रहा होता है, अब ये चेंज हो जाएगा, बस वहीं पे वो उसको बेच देता है सामान। सो वहाँ जब हम दूसरे की बिहेवियर्स को, दूसरे की फीलिंग्स को देखते हैं, तो वो हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। नाउ लास्ट वन इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। बाकी सारे हो गए ना। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है बेटा? बाय नेम ही हमें समझ में आ रहा है, जिन लोगों के पास नेचुरलिस्टिक, इसे हिंदी में बोलते हैं एक तरह से प्रकृतिवादी बुद्धि। तो जिन लोगों के पास ये नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, वे लोग जो होते हैं मतलब उनका ना अपनी प्रकृति, नेचर के साथ वे लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं। उन्हें ना सब चीज़ों में नेचुरल करने में ज़्यादा मजा आता है। जैसे नेचुरल प्लांटेशन हो गया या नेचुरल जूलॉजी हो गया, मतलब ठीक है, ये जूलॉजी में ये मतलब जानवरों के साथ, ठीक है। तो ये इनके लाइफस्टाइल्स को समझना, बर्ड्स को समझना, और आयुर्वेदा और एग्रीकल्चर, और मतलब जिसमें नेचुरल चीज़ें आ जाती हैं, मतलब वो सब आपका जो नेचुरल के साथ कनेक्ट है, इस नेचर के साथ, इस प्रकृति के साथ कनेक्ट है। तो जिन लोगों के पास ऐसी बुद्धि होती है, उसे हम, जैसे हमारे ऋषि मुनीस जो थे, उन सब के पास आयुर्वेदा की उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो मतलब उनके पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस थी, ठीक है। तो जैसे जैसे इनको बर्ड्स को पालना कईयों को बहुत अच्छा आता है, मुर्गी पालन, ये वो सब। एक कृषक जो होता है, वो उसे पता है कि किस खाद को डालने से मेरा प्लांट जो है वो बहुत अच्छा होगा, कौन से पेस्टिसाइड्स हैं। अब मुझसे कोई पूछ ले, आई डोंट नो, मुझे तो बेसिक पता है जो हम बता सकते हैं, बट उन्हें बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या, उनका इंटरेस्ट भी होता है, साथ साथ में प्रोफेशन के साथ साथ इंटरेस्ट भी होता है। तो वो उनके पास कौन सी बुद्धि होती है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो इस तरह से गार्डनर ने बेटा ये 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को इन्होंने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया। वैसे इन्होंने बाद में एक और भी इंटेलिजेंस को एडअप किया था, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो वो हम जो जीवन से परे, मृत्यु के बाद, जन्म से पहले क्या क्या होता है, जो लोग इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस। जैसे जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं और जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, इवन जो ये काला जादू करते हैं, उनके पास भी ये जो इंटेलिजेंस होती है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर करते हैं, उनके पास एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। इज़ इट ओके, क्लियर? बट ये शायद आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो डोंट डू दिस, बस इतने पार्ट्स इनफ, मोर देन इनफ। तो आपको समझ आया, गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को अपनी थ्योरी में डिस्कस किया है। क्लियर? ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिफिकल्टीज। नेक्स्ट टाइम तो ये रूम छोटा पढ़ने वाला है। बस अभी मैं वही 2 बजे लीव कर दूंगी ना, क्लास करनी है अगर तो। अब अगला क्वेश्चन आया था बेटा, लर्निंग डिफिकल्टीज, अधिगम कठिनाइयाँ। यस मैम, अगर किसी में कोई पर्टिकुलर इंटेलिजेंस अगर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वो पॉलिश स्किल्स अपने पॉलिश करके वो इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं डेवलप। उस तरह का एनवायरनमेंट, उस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है तो डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो तभी तो कहते हैं किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन इसमें रोल बहुत सारे फैक्टर्स का होता है। वहाँ कहीं एक चीज़ एनवायरनमेंट भी है। बिल्कुल नहीं, कोई रोल नहीं होता, ठीक है। नाउ बेटा जो नेक्स्ट आपने करना है, देखो लर्निंग डिफिकल्टीज इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 185 पे मिला सबको, पेज नंबर 185। उससे पहले का देखो हमने सारा कर लिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? बाकी आप सब पढ़ सकते हो। अब इसमें जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखो हिंदी मीडियम में भी लर्निंग डिफिकल्टीज इज द नेक्स्ट टॉपिक। आप सबको पता है लर्निंग डिफिकल्टी का, वैसे ये ना आपने सर की क्लास में भी पढ़ा होगा शायद, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, ये नहीं तो आ जाएगा अगर नहीं भी आया हुआ तो। लर्निंग डिफिकल्टी को हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आप सब सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे। लर्निंग डिफिकल्टी को नाम से ही क्लियर होता है कि जब हमें
समझने में, सीखने में, लर्न करने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, कारण कुछ भी हो, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। जैसे कुछ बच्चे अपनी क्लास जितने बच्चों जितना चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, उन्हें समय ज़्यादा लगता है, तो वो इसी की एक कैटेगरी में बैकवर्ड चिल्ड्रन बन जाते हैं। कुछ बच्चों की बुद्धि मंद होती है और जिसकी वजह से वो बिल्कुल पिछड़ जाते हैं, फेलियर होते रहते हैं, बार बार नीचे की क्लास में भी जाते रहते हैं और वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी नहीं कर पाते हैं जितना कि नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं, तो उस वजह से उसे हम कैटेगरी दे देते हैं मेंटली रिटार्डेड की। लेकिन कोई बच्चा जो है अपनी कैलिबर से बहुत आगे निकल जाता है तो वो गिफ्टेड चाइल्ड में हो जाता है। बट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की हम बात करें तो वो इस कैटेगरी का पार्ट नहीं होगा। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में बेसिकली उन बच्चों को एडअप किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है जिनको सीखने संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से और भी कई प्रॉब्लम्स उनके साथ में उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, एडजस्टमेंट, अदर थिंग्स। तो कारण कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ आस्क। कुछ भी लर्निंग मतलब कुछ भी डिफ़िकल्टी, कुछ भी सीखने में उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है और जनरली इसको एजुकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। बट एजुकेशन के साथ जब कनेक्ट करोगे तो इसकी एक कैटेगरी है, वो बैकवर्ड चिल्ड्रन है। इज इट ओके? जो कक्षा में उन बच्चों जितना उतना नहीं सीख पाते जितना नॉर्मल बच्चे सीख लेते हैं। क्लियर? सो देखो लर्निंग डिफ़िकल्टी में इन्होंने जैसे देखो कारण क्या क्या बताए हैं कि जैसे इनको अब देखो बोलना तो लैंग्वेज हो गया ना बेटा, लेकिन तब भी वो लर्निंग डिफ़िकल्टी में आया हुआ है। अब वो पढ़ने से रिलेटेड तो नहीं है, जिसको बोलना ही नहीं आ रहा तो बोलना तो बचपन से सिखाने लग जाते हैं बच्चे को। सो लेकिन ये भी लर्निंग डिफ़िकल्टी का पार्ट है। तो कुछ भी सीखना और आप उसे अपनी मेंटल कुछ भी डेफिशिएंसी की वजह से आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपका किस में आ जाएगा? लर्निंग डिफ़िकल्टी में आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने कई चीज़ें बताई है, जैसे आपका सुनना, बोलना, सोचना, पढ़ना, लिखना, मैथमेटिक्स करना, इन सब कामों में इनपरफेक्शन आपको मतलब आप उस एज के बच्चे इस काम को कर लेते हैं बट वो बच्चा नहीं कर पाता है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, कई कारण बताए हैं इन्होंने। दृष्टि बाधिता, कम दिखाई देना या बिल्कुल दिखाई ना देना। श्रवण बाधिता मतलब लिसनिंग डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी जिसे आप बोलते हो, हियरिंग डिसऑर्डर की सुनाई ही नहीं देता, तो ये भी प्रॉब्लम है। मेंटल रिटार्डेड, मानसिक मंदता, ये सब इसके कारण हैं, कॉजेज़ हैं कि किसी भी कारणवश उनमें ये इनएबिलिटी है और बच्चा उस स्पेसिफिक चीज़ को लर्न नहीं कर पा रहा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। अब देखो इसकी एक डेफिनेशन कोई भी आप पकड़ के याद कर लेना, ठीक है बेटा? सो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आर दोज चिल्ड्रन हु हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, जिनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है ना, CNS क्या होता है बेसिकली? जैसे आपने हम एक छोटा सा ना हम एक डायग्राम करते हैं, उससे आपको CNS का वर्किंग समझ आ जाएगा। हमने एक चीज़ पढ़ी, सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। इंद्रियां क्या होती हैं? हमारे ज्ञान का द्वार होती हैं। दुनिया में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मेरे अंदर कब आएगी? जब मेरी आंखें खुली होंगी। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो तो क्या सामने वाला खतरा टल जाएगा? वो तो आंखें बंद करके शिकार को और एक वो प्रेफरेंस मतलब वो दे देता है कि भाई हाँ आ और मुझे खा ले, वो चीज़ अपॉर्चुनिटी दे देता है ना। तो सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। हमारे जो इंद्रियां हैं उन्हीं की वजह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन कर पाते हैं। होता क्या है, दो एक्टिविटीज़ है जो हमें समझनी है। वन इज़ द सेंसिंग, सेंसेशन, एंड अदर इज़ द परसीविंग। हम ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं ना, हमने पढ़ा था इनिशियल यूनिट्स में, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा पहले फोकस कर रही हूँ कि मतलब ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, ऐसे ही समझ में आ जाए। सेंसेशन में क्या काम होता है? जो सेंसेस होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन जाती है और कहाँ तक पहुँचती है, ये हमने तब डिस्कस किया था। यहाँ वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना बीच में वो है औजार है एक तरह से, उसके बिना कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं जाएगी। तो जब आप चीज़ों के सेंस में आते हो ना, इसका मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पता लगता है कि वो चीज़ ठंडी है, गर्म है। एकदम आपको बिजली का झटका लगता है जब
आप करंट को टच करते हो तो एकदम से सेंसेशन, झन्नाहट आ जाती है ना, ड्यू टू योर CNS। और जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं उनमें ये सेंस होता ही नहीं उनको। तभी तो कहते हैं जो जितना जैसे इम्बेसाइल चाइल्ड होता है, मॉरन चाइल्ड होता है, ये सबसे लोअर कैटेगरीज हैं। इडियट सबसे नीचे है, जड़ बुद्धि। हम अभी पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की बुद्धि। तो जो जड़ बुद्धि होती है ना, उनका IQ लेवल आप 0 से 25, तो आप इस लेवल पे आप कहते हो दे आर नॉट एबल टू सिक्योर देमसेल्व्स फ्रॉम द नेचुरल, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि आग, हवा, पानी के खतरे से भी अपने आप को नहीं बचा सकते, इतना इनका लेवल लो होता है। तो ये क्या है कि इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सेंसेशन को फील ही नहीं कर पाता जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर लेता है उस एज में। इज इट क्लियर? तो सेंस करने का मतलब क्या हो गया, सेंसेस से वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, CNS से, और CNS से फिर कहाँ जाती है, ब्रेन में। और ये जो वर्किंग होती है इसे बोलते हैं परसेप्शन। और हम नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन नॉर्मली काम करता है, तो उसके लिए परसीविंग बहुत अच्छे से होती है। वो दुनिया को बिल्कुल वैसे ही दिखाई, मतलब देखता है जैसे उसे दुनिया दिखाई जाती है। बट नॉर्मल जो थोड़ा सा एबनॉर्मल होगा या जिसको दृष्टि बाधिता होगी, ये सेंसेशन में प्रॉब्लम होगी, कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, कुछ और प्रॉब्लम ऐसी, तो जिसकी वजह से उसका CNS तक वो जानकारी पहुंच ही नहीं पाती, या CNS का कुछ डिसफंक्शनिंग होना, इसका ठीक प्रकार से काम ना करना, तो जिसकी वजह से ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन जा ही नहीं पाती, और जिसकी वजह से उनको ये डिसेबिलिटी होती है। तो जब भी काम नाम आएगा लर्निंग डिसेबिलिटी का, तो हमेशा उसके साथ क्या कनेक्ट होगा, CNS का डिसफंक्शनिंग। समझ आ गया? ये अपना काम पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। समझ आया सबको? सो अब इस डेफिनेशन को मैं दोबारा बता रही हूँ। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर दोज चिल्ड्रन हु हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शंस विच इज एक्सप्रेस्ड प्राइमरीली इन इम्पेयर्ड लर्निंग एफिशिएंसीज। मतलब जिसमें सबसे पहले क्या चीज़ जो होती है, इसके फंक्शन ना करने की वजह से कि बच्चा चीज़ों को सीख नहीं पाता। आपको दिखाई दे जाएगा कि इसकी डिसफंक्शनिंग की वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ रही है वो क्या है कि बच्चा कामों को सीख नहीं पा रहा। जैसे बच्चे को आप भाषा सिखा रहे हो, बच्चा भाषा, सबसे पहले शुरुआत भाषा से ही होती है। बच्चे बचपन में लैंग्वेज सुनते हैं, आप बच्चे को कह रहे हो ये दाल खाओ, वो चीज़ कटोरी दम में पड़ी है, दाल कहते हैं, सुनता है सेंसेस के थ्रू, कानों से सुनता है, आँखों से देखता है, उस चीज़ के साथ एसोसिएशन मेंटेन करता है और उस शब्द को बोलना सीख जाता है। तो ये चीज़ डिसफंक्शनिंग हो रही है। जब ये काम नहीं कर रहा तो आप उसको परसीव नहीं कर पाते। तो इसी को मतलब यही प्राइमरी फंक्शंस में जब कमी आती है तो इसी को हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, या डिसेबिलिटी, या इसे हम क्या बोलते थे, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ये इसका मीनिंग ख़त्म हो गया। अब ऐसे बच्चों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? डिलेड स्पोकन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसे बच्चों का भाषा विकास देर से होगा। सब चीज़ें, इनएडिक्वेट टाइम कॉन्सेप्ट, इनको टाइम कॉन्सेप्ट की अवधारणा नहीं होती, आज कल परसों, हफ्ते महीने, कन्फ्यूजन रहता है एवरी टाइम। और डिफ़िकल्टी इन जजिंग रिलेशनशिप्स, मेरी मामी है, मेरे चाचा का फूफा का बच्चा है, सब रिलेशंस में कन्फ्यूजन रहता है एवरी टाइम। इसके अलावा पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी, मैनुअल डेक्सटेरिटी मतलब हाथ से किए जाने वाले काम, जैसे दरवाजे का हैंडल खोलना, नलका खोलना, नलके को ठीक से बंद करना, ऐसे काम, हैंगर में कपड़े डालना, अपनी टाई के मतलब टाई का नॉट लगाना, अपने शर्ट के बटन्स बंद करना, ये सब एक्टिविटीज़ ये बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, ये भी सब लर्निंग से रिलेटेड है। किसी ने पूछा था ना खाली पढ़ने लिखने से रिलेटेड, तो देखो यहाँ पर आ गया ना, सिर्फ पढ़ना लिखना इसमें इंक्लूड नहीं है। आगे आ जाता है पुअर जनरल मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी जहाँ माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, लोग वैसे भी काम नहीं कर पाते। जैसे बॉल आ रही है तो इनके हाथ से निकल जाएगी, कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जजमेंट इनको हो ही नहीं पाता कितनी दूरी से और कितनी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। तो जब तक ये बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बॉल निकल जाती है तारे ज़मीन पर। ठीक है, सो नेक्स्ट परसेप्चुअल डिसऑर्डर हम ऑलरेडी देख चुके। ये परसेप्ट कर ही नहीं पाते इस डिसफंक्शनिंग की वजह से। परसेप्चुअल डिसऑर्डर मीनिंग नहीं बना पाते, वो दुनिया का अर्थ समझने की योग्यता इनमें वो फंक्शनिंग ही नहीं होती है, इनका नर्वस सिस्टम वो काम ही नहीं कर पाता। आपको ठंडे का फील ठंडा लग रहा है, लेकिन इन्हें तो ठंडा फील ही नहीं हुआ, तो
परसीव कहाँ से करेंगे, उसका अर्थ कहाँ से निकालेंगे, तो ये इनमें डिसेबिलिटीज़ होती हैं। समझ में आ गया? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच चिल्ड्रन। मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी भी समटाइम। हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, समटाइम जो इनमें जो है ना ADHD देखा गया है। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें ध्यान लगा नहीं पाते और एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते और दूसरों को हर समय डिस्टर्ब करते रहना। सो आप इनको कोई चीज़ भी पढ़ाने के लिए बिठाओगे, काम करने के लिए, तो दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। सो ये ADHD, ठीक है। इनअटेंशन, हमेशा ध्यान की कमी रहती है। पुअर स्पेशियल ओरिएंटेशन, डायरेक्शंस को लेकर कन्फ्यूजन्स रहते हैं। और ठीक है, ये सब चीज़ें, कामों को, जो भी काम रोज के हैं उनको भूल जाते हैं, करना भूल जाते हैं। इनके कॉजेज़ क्या होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बेटा? पहला कॉज बायोलॉजिकल, दूसरा जेनेटिक और तीसरा एनवायरमेंटल। बायोलॉजिकल, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा सारे? मतलब बायोलॉजिकल में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शनिंग होना, ये बायोलॉजिकल हो गया। और जेनेटिक फैक्टर्स में आ जाता है हेरिडिटी, बुद्धि हमें जन्म से मिलती है, तो वो दोष जब आएगा तो वो इसमें आ जाएगा। और एनवायरमेंटल में वातावरण, कई बार एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया, उस पार्ट पर ब्रेन के चोट लग गई जिससे CNS की डिसफंक्शनिंग हो गई, तो तब भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो तीनों फैक्टर्स इसके लिए जेनेटिक भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, ठीक है। नहीं, क्योंकि परसीविंग के लिए वहाँ उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ना, कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, सीख सकते हो। आगे देखो बेटा, हाँ, नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। ऐसे बच्चों को एज अ टीचर, क्योंकि सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी टीचर की आती है, घर वाले तो नहीं पहचान पाते, तो या कभी कभी पहचान भी लेते हैं, अगर वेल अवेयर्ड हों, एजुकेटेड हों तो कई बार समझ भी आ जाता है, लेकिन टीचर्स तो कर लेते हैं रिकॉग्नाइज। तो अगर इन बच्चों को आपने एसेस करना है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके क्या तरीके हैं? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीके तो वो हैं जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, जिनमें स्कोर्स दिया जाएगा, मार्क्स दिए जाएंगे और उसके बेस पर जो है बच्चे को एसेस किया जाएगा। और इनफॉर्मल में जैसे आप ऑब्जर्वेशन, आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो तो साथ साथ ऑब्जर्व भी तो कर रहे हो, देख भी तो रहे हो कि बच्चा सिचुएशंस में किस तरह से मतलब जो है रिएक्ट कर रहा है, तो वहाँ से पता लग जाता है। तो ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये सब आपके इनफॉर्मल असेसमेंट बेस हो जाते हैं, ठीक है। सो जो आपके फॉर्मल होते हैं ना, दे आर क्वांटिटेटिव, उनसे मात्रात्मक रूप में स्कोर्स की फॉर्म में जानकारी मिलती है और स्कोर्स को ही इंटरप्रेट किया जाता है डिसीजन निकालने के लिए। लेकिन जो आपके क्वालिटेटिव होते हैं, जो आपके इनफॉर्मल होते हैं, दैट ऑल आर क्वालिटेटिव। सो वहाँ पर हम गुणों के आधार पर जो है एसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो वहाँ कोई मार्क्स नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन किस तरह की देने की ज़रूरत है? जैसे पहला बिहेवियरल इंटरवेंशंस, बिहेवियरल मतलब व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए इंटरवेंशंस, ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करना, व्यवहार परिवर्तन के लिए इनके, तो इनको इंटरवेंशंस देना कि जैसे ये किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं और कैसा बिहेवियर करने की ज़रूरत है, तो वो करने के लिए इनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। वो आ जाता है इसमें, यहाँ पर इनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके सर, आई। दूसरा आ जाता है कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस। कॉग्निटिव में क्या आ जाता है? मेंटल। कॉग्निटिव CBT एक हमारी अप्रोच होती है जिसमें कॉग्निटिव और बिहेवियर दोनों आ जाते हैं। कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड और बिहेवियर व्यवहार से रिलेटेड। तो माइंड मतलब इरेशनल थॉट्स को रैशनल थॉट्स में कन्वर्ट करना। जैसे आपके दिमाग में कई बार क्या होता है कि गलत चीज़ होती है, गलत विचार होते हैं, तो उनको क्या करना? करेक्ट करने की कोशिश करना और साथ साथ व्यवहार पे भी काम करना। जो बिहेवियर्स गलत है उनको करेक्ट करने की कोशिश करना। तो ये आपका
इस तरह की थेरेपीज़ यूज़ करना। फिर मेडिकल बेस्ड इंटरवेंशंस में क्या होएगा, दवाइयाँ, डॉक्टर की हेल्प लेना। बेटा एजुकेशन देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद ही होगा। कॉजेज कहाँ पे है बेटा, 209 पर, 219 पर बेटा। अच्छा हिंदी में है ये, हाँ एक मिनट रुक जाओ, इसमें कॉजेज तक दिया हुआ है बेटा। 192 पे दिए है? नहीं दिया हुआ। सो इंटरवेंशंस में बेसिक पॉइंट्स ही दिए हुए हैं, वो आगे देखो। एक बात बता देती हूँ, आगे आप और कैटेगरीज पढ़ोगे ना, वहाँ पे सब में इंटरवेंशंस दिए हुए हैं, तो आप वो कॉमन इंटरवेंशंस वहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सबका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्योंकि इस कैटेगरी में जैसे मेंटली रिटार्डेड, इडियट्स, ऐसे सब बच्चे आएंगे, तो वो सबको एक ही मतलब उनका वे आउट जो है ना, वो सब में यही CBT और उनका बिहेवियरल इंटरवेंशंस उनको प्रोवाइड करना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना। सो वही सब चीज़ें कवर अप होती हैं, ठीक है। सो अब आगे देखो, इन्होंने इसमें जैसे बताया हुआ है मल्टी सेंसरी अप्रोच। कई बार क्या होता है, हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं सेंसेस में इनके प्रॉब्लम होती है, तो दिखाई नहीं दे रहा, तो अदर सेंसेस को इनके डेवलप करना, अदर सेंसेस पे काम करना, तो उनका यूज़ कैसे करना उसके लिए ट्रेनिंग देना, वो चीज़ मल्टी सेंसरी अप्रोच में आती है। और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जितना हो सके इनको उस चीज़ के संपर्क में लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसको सामने से देखकर और समझ सकें और याद कर सकें। तो इसके साथ ही आज की क्लास बेटा मैं यहीं पे ओवर कर रही हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास आई टॉक अबाउट स्लो लर्नर्स, धीमी गति से सीखने वाले अधिगमकर्ता। स्लो लर्नर्स इंग्लिश मीडियम में 194 पेज पे दिए हुए हैं, हिंदी मीडियम में 220 पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। स्लो लर्नर्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू। हाँ जी सर, बंद कर दिया सर, ये तो बंद करना ही था एक। अच्छा मैंने बंद नहीं किया सर, ठीक है।